Hello everyone. Today we will discuss and we will revise our first chapter, that is chemical reactions and equations. So in this chapter there are few things that we have to discuss. I'll write it down. First of all, what are the things that we will study in this chapter? First of all, what is physical and chemical change? Physical change और chemical change क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे भाई? हमें ये पता चल जाएगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या है सबसे पहले, ठीक है। सेकंड, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हाउ वी कैन राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड की जो रिएक्शन है उसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। देन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज द मेजर टॉपिक। हमें यह पता चल जाएगा भी हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है भी बैलेंसिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके प्यारे बच्चों, एंड द लास्ट वन इज दैट इज corrosion and rancidity. Okay, and apart from these types of chemical reaction there are few other reactions also which are included in types of chemical reaction. आप लोग इसको पढ़ने के बाद ये बता पाओगे कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। एंड द लास्ट वन हमारे पास रहेगा corrosion and रेंसिडिटी। तो हमें यह पता चलेगा कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, ठीक है। सो दीज आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट वी फोकस्ड ऑन। तो सबसे पहला हमारे पास है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। भाई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बिकॉज दैट्स व्हाई द स्टूडेंट फाइंड इट लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिजिकल चेंज, एक चीज ध्यान रखना कि फिजिकल चेंज के अंदर हमारे पास केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेगी। तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज के अंदर हमारे पास केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। केमिकल कंपोजिशन will not change। केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं आता भाई। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं आइस को वाटर में चेंज कर रहा हूं, तो हमारे पास जो आइस का फॉर्मूला था दैट इज H2O, वही सेम फॉर्मूला वाटर का भी रहेगा H2O। वाटर को वेपर में चेंज करता हूं, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। जिनसे मिलके कंपाउंड बना है, जिन एलिमेंट से मिलके, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेगी, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमारे पास सिर्फ शेप, अपीयरेंस, साइज में चेंज आ सकता है, स्टेट बदल सकता है, ठीक है भाई। केमिकल चेंज में भी स्टेट चेंज हो सकता है। अब मैं बात करूं अगर केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिल्क को कर्ड में चेंज करता हूं, तो मिल्क का कर्ड में चेंज होना एक केमिकल चेंज है। कैसे? क्योंकि मिल्क हमारे पास, मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज नेचुरल शुगर लैक्टोज, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस लैक्टोज को चेंज कर देता है भाई किसी और कंपाउंड में, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है। तो न्यू कंपाउंड विल फॉर्म और केमिकल कंपोजिशन विल चेंज। न्यू कंपाउंड will form or chemical composition will change in chemical change। तो मिल्क को कर्ड में चेंज करा। डाइजेशन ऑफ फूड भाई, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट हम करते हैं भाई, वो भी एक केमिकल चेंज है। वो कैसे? क्योंकि फूड जो हम खाते हैं भाई वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे पास ग्लूकोज से कोई और कंपाउंड बना, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, तो वो भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज कैसे है? रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज ऐसे है भी, आयरन जो है वो Fe होता है और वो चेंज हो जाता है Fe2O3
XH2O में, आयरन ऑक्साइड और वाटर में। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, एक केमिकल चेंज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं भाई, जैसे अगर मैं बात करूं केमिकल इक्वेशन लिखने की, तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वो बर्न करते हैं भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कैसे लिखते थे, मैग्नीशियम, ठीक है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ओके, और उससे हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन ये सारी चीजें लिखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। तो व्हाट वी विल डू, हम इस वर्ड इक्वेशन को एक केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं। वो कैसे, हम लोग मैग्नीशियम की जगह उसके सिंबल लिखते हैं, ऑक्सीजन की जगह उसका सिंबल लिखते हैं। तो मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। ये इक्वेशन हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है भी जिस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में दोनों तरफ क्या हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे अगर मेरे पास यहां पे क्या है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 2 हो गए, तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस करते क्यों है भाई, बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो मास रिएक्टेंट का है वही मास किसका रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के तहत मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं भी ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। That's why due to this law of conservation of mass हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बैलेंस करते हैं। तो उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हमारे पास क्या तरीका है भाई, हम उस पे बात करेंगे अभी। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हमारे पास क्या तरीका है। अगर मैं कहूं कि मैंने कोई भी से फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम का एक मेटल है उसकी रिएक्शन कराई है एसिड के साथ, तो ये ध्यान रखना भी हमारे पास मैग्नीशियम के रिएक्शन एसिड के साथ, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब बेटा हम लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, और फॉर्मूला से पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है, और वैलेंसी से पहले भी आपको सिंबल पता होने चाहिए हर एक एलिमेंट के। तो आप उनको एक बार रिवाइज करना कि सिंबल क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम क्या करते हैं अभी, हम लोग सबसे पहले हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, हर एक एलिमेंट का नाम लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी मेरे पास मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और Cl है। अभी ये हमारे पास राइट हैंड साइड में कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। और राइट हैंड साइड RHS कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। हमें इनको बैलेंस करना है, हमें ये देखना है कि दोनों तरफ सेम एटम्स है भी या नहीं भी। तो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम 1 है।
हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। क्लोरीन हमारे पास राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो ये हम देख के लिख सकते हैं अभी। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीशियम प्लस 2HCl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2। तो भी हमारे पास जो H2 को हमने बैलेंस करा है, यहां भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहां भी 2 हाइड्रोजन हो गए। अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन भाई जिस टाइम मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ऑटोमेटिकली यहां 2 क्लोरीन हो गए, तो यहां भी 2 क्लोरीन हो गए। तो हमारे पास ये जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास वैलिड रहे। Okay, so this is about balancing of a chemical equation. Okay, now we move on to our next topic, that is types of chemical reaction. अब बेटा types of chemical reaction क्या होते हैं? Types of chemical reaction में हमारे पास जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है, वो है भाई combination reaction. Combination reaction क्या होती है प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जब 2 कंपाउंड मिलके एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाए, ठीक है भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जिस टाइम हमारे पास एक और चीज ध्यान रखना भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारे पास रिएक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्ट करने के बाद बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाता है, MgO बनाता है भाई। तो ट्वाइस ऑफ MgO, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास भाई 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनल हमारे पास बनता है प्यारे बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट। ओके, तो जिस टाइम हमारे पास 2 रिएक्टेंट मिलके या फिर 2 कंपाउंड मिलके या फिर 2 एलिमेंट्स मिलके, ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड बनाए या फिर एक प्रोडक्ट बनाए, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। When 2 or more than 2 reactants combines to give a single product is known as combination reaction. Next हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है प्यारे बच्चों, that is decomposition reaction. अब decomposition reaction क्या होती है भाई, decomposition reaction जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी होती है, उसका रिवर्स होता है। वो कैसे, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, जैसे कि भाई हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसे हीट करा और हीट करने से मेरे पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है वो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है भाई। जो हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो वो थर्मल डीकम्पोजिशन, और जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो वो क्या कहलाती है भाई, वो होती है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में हो, और जो लाइट की प्रेजेंस में हो उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोलिटिक भी बोलते हैं, और फोटोलिसिस प्रोसेस भी बोलते हैं अभी, जिसमें हमारे पास रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जैसे अगर मैंने सिल्वर ब्रोमाइड को वहां छोड़ दिया भाई सनलाइट में, तो मेरे पास Ag प्लस Br2 बनेगा। ठीक है भाई,
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन ये हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन बी है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स भी होती है भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है केमिकल रिएक्शन का प्यारे बच्चों, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है भाई जिस टाइम हमारे पास एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ज्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव है? मेटल्स एंड नॉन मेटल जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे अगर मैं जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास क्या होता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अभी अगर मैं कहूं कि मुझे रिएक्शन करानी है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि जिंक जो है हमारे पास, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ टाइप है प्यारे बच्चों वो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और चीज ध्यान रखना, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उन जितनी भी रिएक्शन रहेगी भाई उन सारी रिएक्शन में हमारे पास एक पर्सिपिटेट बनेगा। अब आप सोच रहे हो पर्सिपिटेट क्या होता है? पर्सिपिटेट हमारे पास एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है भाई जो हमारे पास उस पर्टिकुलर कंपाउंड को दो कंपाउंड्स को मिलाने से बनता है। पहले मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता देता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है भाई, जैसे मान लिया कि हमारे पास सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड है BaCl2 है, ठीक है। होगा क्या कि ये सोडियम और बैरियम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हमारे पास बैरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। उसने उसको रिप्लेस कर दिया और इसने इसको रिप्लेस कर दिया भी। तो एक दूसरे आयंस एक दूसरे को अगर एक्सचेंज करें तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अभी मैं बात कर रहा था कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सारी की सारी रिएक्शन क्या होती हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है भाई? पर्सिपिटेट बनता है। पर्सिपिटेट क्या होता है? इन रिएक्शन को हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है अभी? पर्सिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें अगर मैं दो लिक्विड को मिक्स करूं और एक सॉलिड जो है वो बन जाए, दो लिक्विड को मिक्स करने से एक सॉलिड कंपाउंड बन जाए तो उसको मैं कौन सी रिएक्शन बोलता हूं? पर्सिपिटेशन रिएक्शन बोलता हूं। जैसे भी मैंने यहां पे इन दोनों को मिक्स करा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन गया। भी जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो पर्सिपिटेशन रिएक्शन होती है। दो लिक्विड को मिक्स करने से, व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड, दो लिक्विड को मिक्स करने से अगर एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड बने, व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड एंड वी गेट अ इनसॉल्युबल कंपाउंड, तो अगर हमारे पास एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाए दो लिक्विड को मिक्स करने से, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा बेटा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन कौन सी होती है? जिस टाइम हम एक एसिड और बेस को मिलाते हैं, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एसिड है, एक एसिड और बेस को मिलाने से साल्ट प्लस वाटर बनता है भाई। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड और बेस को मिक्स करने से जो रिएक्शन बनती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है भाई वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है?
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एज नेम सजेस्ट, एक्सो का मतलब होता है अभी जिसके अंदर से हीट रिलीज होती हो, और एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती हो। ओके, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती हो उसको हम क्या बोलते हैं भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड होता है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं घरों में। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर मैं वाटर मिक्स करता हूं, पानी, तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये मेरे पास लाइम होता है, ये वाटर है, तो ये क्या होता है, लाइम वाटर। और इस केस में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है भाई, तो ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हीट क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है अभी, हम जो ग्लूकोज इनटेक करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं ग्लूकोज इनटेक से एनर्जी यूज करके हम लोग उस प्रोसेस को, ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, सॉरी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में हम लोग ग्लूकोज प्रोड्यूस, जो प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड करके ग्लूकोज बनाते हैं भी प्लांट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो क्या है भी हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। Okay, so this is about types of chemical reaction, and next thing is rancidity and corrosion is left. Now corrosion क्या होता है अभी, corrosion हमारे पास एक स्लो ईटिंग होती है किसी भी मेटल की। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारे पास corrosion। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन हमारे पास किसी भी मेटल की स्लोली ईटिंग होती है बाय एयर प्रेजेंट और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी जो एयर या मॉइस्चर प्रेजेंट है वो स्लोली ईट अवे कर देती है या फिर मेटल को डिग्रेड कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, किसकी वजह से भी, आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो आयरन ऑक्साइड की जो लेयर आती है वो हमारे पास क्या करती है, रस्टिंग कर देती है, किसको, आयरन को। आयरन के केस में जो हमारे पास कोरोजन प्रोसेस है भी उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रेनिश अपीयरेंस आ जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि कोरोजन प्रोसेस हो रही है। और कोरोजन क्या होता है अभी, स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय एरियल ऑक्सीडेशन और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर और एयर है वो डिग्रेड कर देती है किसी भी मेटल को, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर एक लेयर आ जाती है, जो कि मैंने भी बताया, सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और आयरन के ऊपर जो लेयर आती है उसको हम लोग, कोरोजन तो है वो, और उसको हम लोग रस्टिंग भी बोल देते हैं अभी, ठीक है। तो द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, रेंसिडिटी होती है हमारे पास रेंसिडिटी का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है भाई। अगर मैं बात करूं जो चिप्स के पैकेट्स हैं, उन चिप्स के पैकेट्स को अगर हम लोग ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो उनका 5 या 6 दिन बाद टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट क्यों बदल जाता है, क्योंकि जो चिप्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उसमें जो ऑयल या फिर बटर यूज हुआ है, उस ऑयल को जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। सो जो बटर या फिर ऑयल का ऑक्सीडेशन है, एरियल ऑक्सीडेशन, एयर की ऑक्सीजन की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और बटर बाय एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो भी, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर।
तो इसकी वजह से हमारे पास जो फूड है वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मतलब उसका टेस्ट बदल जाता है अभी, और वो टेस्ट बदल जाता है तो हमारे पास उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑयल और बटर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। टेस्ट बदल जाता है, उसकी अपीयरेंस बदल जाती है, जिस भी पर्टिकुलर ऑयल या फिर बटर को जो ऑक्सीजन है वो रेंसिड कर देती है उसकी वजह से। अब बेटा रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम लोग, या फिर ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए जिन कंपाउंड्स का यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं भी, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो कंपाउंड्स हैं जो हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ताकि कोई भी जो पैकेज्ड फूड है वो खराब ना हो भाई, ठीक है। इसके अलावा हम लोग, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, चिप्स के पैकेट्स के अंदर हम लोग एक इनर्ट गैस फिल करते हैं, दैट गैस इज नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस फिल करने से जो ऑक्सीडेशन है ऑयल या बटर का वो नहीं हो पाता, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा वैक्यूम सील करते हैं हम बहुत सारी चीजों को। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं बच्चों ताकि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को निकाल पाए उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट से, ताकि वो प्रिजर्व रहे, ठीक है भाई। सो दिस इज अबाउट रेंसिडिटी एंड कोरोजन। एंड द लास्ट थिंग